नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी जिसका नाम है अनुभव। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों को शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघले जा रहे हों। आवेश की लहरें सी उठ उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थीं। ओहो, इतना गर्व मुझे पहले कभी न हुआ था। वो अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ वो अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों से लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। गिलानी, विषाद या शोक की छाया भी न थी। एक स्फूर्ति सी भरी हुई मनोहारिणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास दिया गया। बाहरे न्याय, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपये की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। और संध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक हुई। शरीकी नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार लिखे, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे। पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे। पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब न आया। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा था, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। अब क्या चाहती हो? मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। लिखा था, इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वो मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वो मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र न लिखा। हाय स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दयी हो जाए। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब ये नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारीत्व की बेड़ियां पड़ी हुई थीं। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितने अपने नारीत्व की रक्षा की चिंता थी। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारीत्व की ओर किसी की आंख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी नीचे खड़े थे। जी में आया पूछूं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे ये पूछने का क्या हक है? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वो एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूंकी जाती थी। पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वो शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। तभी किसी ने पुकारा। मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया। कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा।
वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट हो आई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज़ सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढांढस हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के मित्रों में इनसे ज़्यादा सज्जन कोई दूसरा नहीं था। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो साथ में एक स्त्री भी थी। वो मिसेज ज्ञानचंद थीं। ये मुझसे बड़ी थीं। पहले पहल मेरे घर आई थीं। मैंने उनके चरण छुए। हमारे यहाँ मित्रता केवल मर्दों तक ही रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों लोग ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर थे, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री हैं। वो दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थीं। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्भ की सजीव प्रतिमा थीं। वो बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु थीं। घर कोई पत्र लिखा? ये प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, ना पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, ना ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं ना रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी नीचे डटे हुए हैं। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि वो दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हों, क्या अभी तक तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोलीं, कै तांगे लाओगे? कै? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कै। एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भाड़े क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊँगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? अच्छा तो 3 ले आऊँगा। अरे तो जाओ भी, जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने ना पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा? और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में से 2-3 पाव भर आटा तो खाओगी ही। कमरे के एक कोने में अड्ढा जमा लोगी। सिर में आने का तेल भी डालोगी। ये क्या कम कष्ट है? मैंने झेपते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने सदैव भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आवें तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई। चलो असबाब बांधो, खाट बाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सदैव उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का वाला ना था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती थीं। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वो कैसे इतनी हष्ट पुष्ट थीं, मैं कह नहीं सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी ना लेटती थीं। हाँ, मुझे कुछ ना करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने के लिए सिर पर सवार रहती। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका। ये अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत तो बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग खड़ा ना कर दें। उसी लापरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना? मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखाती। ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या ये सब
इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं। इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड ना छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे ठीक मालूम ना होता था, पर देवी जी से कुछ कह ना सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए। कुछ घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े उतारो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना है कह देना। ज्ञान बाबू को धैर्य कहा। पेट में बात की गंध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया और बोले, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है? पहले यहाँ आओ, ज्ञान बाबू ने कहा। क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है? देवी जी बोली। मैं वहाँ से चली। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर देकर अपने पास ही बिठा लिया। ज्ञान बाबू मेरे सामने ना कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी ना था कि जरा देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई। देवी जी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तुमने उसे खूब पीटा ना? तुम्हें दिल लगी सूझती है, यहाँ नौकरी जा रही है। जब ये डर था तो लड़े क्यों थे? मैं थोड़े ही लड़ा, उसी ने मुझे बुलाकर डांटा था। क्या बेकसूर डांटा? हाँ, अब तुमसे क्या कहूँ। फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी हूँ, ये मेरी बहन है, मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो? ज्ञान बाबू हिचकिचाए। देवी जी ने जैसे पहेली बूझकर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी जी ने अंदाज से कहा, समझ गई, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि उस स्त्री को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। ज्ञान बाबू बोले। तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ खड़े खड़े आखिर क्या कहता? देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो, उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सिटपिटाकर बोले, लेकिन कुछ सोचना भी तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गईं। आज मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा था। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और न माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौटकर हाथ मुंह धोना। मैंने रोकर कहा, बहन मेरे लिए। देवी जी ने मेरी बात काट दी और मुझे डांट बताई। तू चुप रहे, नहीं तो कान पकड़ लूँगी। तू क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इस मर्दुए को मैं क्या कहूँ? आधी उम्र बीत गई और बात करना ना आया। फिर पति से, अब खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें डर लगता हो तो मैं जाकर कह आऊँ? ज्ञान बाबू ने खिसियाकर कहा, तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद न आई। बाप और ससुर जिसका मुंह देखना नहीं चाहते, उसका ये आदर, राह की भिखारिन का ये सम्मान। देवी, तू सचमुच देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी जी ने फिर कहा, फैसला करके घर आना, यह ना हो कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो बहन जी। मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें कोई विपत्ति झेलनी पड़े। देवी जी ने हाथ से भाव से कहा, कह चुकी या कुछ और भी कहना है? मैं बोली, कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूँगी। अच्छा बता, तेरे प्रियतम जेल क्यों गए? देवी जी ने बात शुरू की। इसीलिए तो कि स्वयं सेवकों का सत्कार किया था। और स्वयं सेवक कौन हैं? ये हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वो भी तो कोई कारोबार करते होंगे। प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी स्त्री के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया सागर में डुबकियाँ खाने लगी। बोलती क्या? शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके मुख पर विजय का आनंद था।
देवी जी ने पूछा, हार की जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दिया तो चक्कर में आ गया। उसी वक्त तो हाकिम जिला के पास गया। वहाँ न जाने मोटर पर बैठकर दोनों में क्या बातें हुई। लौटकर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं। फिर बोले, कांग्रेस के मेंबर तो नहीं? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते? मैंने कहा, कानी कौड़ी भी कभी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। और देवी जी ने फिर मुझे गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था अनुभव। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते से एक लाइक कर देना। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।